Hi guys, welcome back to this learning space with me मिताली। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रेविटेशन। यस, यू गेस्ड इट राइट। ये वही है जिसकी वजह से हम जमीन पर चल पाते हैं। ये वही है जिसकी वजह से एप्पल टूट कर पेड़ से नीचे गिरता है, ना कि ऊपर जाता है। ये वही है जिसकी वजह से ढेरों फिनोमेनाज होते हैं जो आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट दिस जर्नी। सिलेबस वाइज देखें तो ग्रेविटेशन इज पार्ट ऑफ क्लास 9th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 10। ये जो वीडियो होगा इसे आप जिस्ट और नोट्स ऑफ द चैप्टर भी समझ सकते हो। हमने कुछ एक्टिविटीज और इंटेक्स्ट क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए हैं। लेट मी स्टार्ट बाय टेलिंग यू कि मैंने एंटायर सिलेबस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है और ये वीडियो पार्ट 1 है जहां के हम 2 मेजर टॉपिक्स पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन और फ्री फॉल। हम पढ़ेंगे व्हाट इज ग्रेविटेशन, समझेंगे ग्रेविटेशन क्या होता है, फिर हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को जानेंगे, देन वी विल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस लॉ। फ्री फॉल पढ़ेंगे, हम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ का कैलकुलेट करेंगे और फाइनली मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ को समझेंगे। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम रिमेनिंग टॉपिक्स को कवर करेंगे और इन डिटेल में इनके बारे में तभी बात करूंगी। सो कम ऑन, ब्रेस अप योरसेल्फ, लेट अस स्टार्ट। हम सभी जानते हैं कि हमारा प्यारा सा सुंदर सा दिखने वाला मून अर्थ के अराउंड रोटेट करता है। हम ये भी जानते हैं कि अर्थ जो है वो सन के अराउंड रोटेट करती है। हम ये भी जानते हैं कि अगर हम एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंकें तो कुछ डिस्टेंस जाने के बाद वो नीचे गिर जाती है, ऊपर नहीं जाती है ना। ये इंटरेस्टिंग। ऐसे ही कुछ हुआ था जब एक बार मिस्टर आइजैक न्यूटन एक एप्पल ट्री के नीचे बैठे थे। आई एम श्योर हम सब ने ये स्टोरी कभी ना कभी सुनी थी। हुआ यूं कि वो वहां बैठे हुए थे और तभी एक एप्पल टूट के उनके सर के पर लग कर नीचे गिरा। तब उन्होंने सोचा कि अगर अर्थ एक एप्पल को अट्रैक्ट कर सकती है तो क्या अर्थ मून को अट्रैक्ट भी करती होगी। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। तो सर न्यूटन ने सोचा कि क्या दोनों ही केस में एक सा फोर्स होता है। क्या एप्पल के अर्थ की तरफ गिरना और मून को अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करना एक ही तरीके के फोर्स की वजह से होता है। उन्होंने बहुत स्टडी किया और पाया कि हाँ, इन दोनों केसेस में फोर्स एक ही तरीके का होता है। उन्होंने कहा कि जब मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है तो उसके ऑर्बिट के हर पॉइंट पे वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है। पर क्या आपने कभी मून को अर्थ की तरफ फॉल होते हुए देखा है? नहीं ना, पर सोचा जरूर होगा। हम इस वीडियो में इस क्वेश्चन का आंसर भी फाइंड आउट करेंगे। इसके पहले अभी हम समझेंगे एक एक्टिविटी की हेल्प से कि कैसे मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है और कैसे हर पॉइंट पे अट्रैक्ट होता है अर्थ की तरफ। ये वही एक्टिविटी है जो हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को समझने के लिए भी की थी। हम क्या करेंगे, एक थ्रेड लेंगे, उसके एक एंड पे एक स्टोन टाई करेंगे और दूसरे एंड से हम उसको पकड़ के गोल घुमाएंगे, विल व्रिल इट, और फिर उसका मोशन नोट करेंगे। थोड़ी देर बाद हम इस एंड से थ्रेड को छोड़ देंगे और उसके बाद वापस से हम स्टोन के मोशन को नोट करेंगे। तो ये ऑब्जर्वेशंस जो इस एक्टिविटी के जरिए आएंगे वो अब हम समझने की कोशिश करते हैं। जब हम थ्रेड को पकड़ के स्टोन को गोल घुमाएंगे तो हम पाएंगे कि स्टोन एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, कुछ पर्टिकुलर स्पीड से मूव करेगा और हर पॉइंट पे, एट एवरी पॉइंट इन इट्स ऑर्बिट, वो अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। अगर आपको इस एक्टिविटी के बारे में ज्यादा समझना है तो आई सजेस्ट कि मोशन चैप्टर का आप फर्स्ट वीडियो देखें। उसमें मैंने समझाया है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कैसे ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है। नाउ अब हम ये भी जानते हैं कि अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी भी चेंज होगी, मतलब एक्सेलरेशन भी चेंज होगा। नाउ अगर एक्सेलरेशन है तो ऑब्वियसली फोर्स की वजह से हो रहा होगा। So we know that force is required to change the acceleration or direction of the object.
So the force that causes this acceleration and keeps the body moving along circular path, it acts towards the center. ये जो फोर्स होता है जिसकी वजह से बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, ये फोर्स सेंटर की तरफ एक्ट करता है. इस फोर्स को हम सेंट्रिपिटल फोर्स कहते हैं, जिसका मतलब होता है सेंटर सीकिंग फोर्स. अगर ये फोर्स नहीं होता तो क्या होता, वो स्टोन कभी भी सर्कुलर पाथ में नहीं जाता, वो स्टोन हमेशा टेंजेंट की तरफ उसका पाथ होता. अब टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट इज अ स्ट्रेट लाइन जो किसी भी सर्कल पे सिर्फ एक पॉइंट पे, इट ओनली मीट्स एट वन पॉइंट. तो अगर ये सेंट्रिपिटल फोर्स नहीं होता तो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता. तो अब हमें समझ में आता है कि मोशन ऑफ मून जो है अराउंड द अर्थ वो क्यों है, वो सेंट्रिपिटल फोर्स की वजह से है. ये जो सेंट्रिपिटल फोर्स होता है जिसकी वजह से मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, दैट इज प्रोवाइडेड बाय फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ. अगर ऐसा फोर्स नहीं होता तो मून जो है वो यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन में होता. पर हम जानते हैं कि मून स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता, मून रिवॉल्व होता है. इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज अ सेंट्रिपिटल फोर्स दैट इज प्रोवाइडेड बाय द अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ, जिसकी वजह से मून अर्थ के अराउंड. अब हमें ये तो क्लियर हो गया कि मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कैसे करता है. हम समझ गए कि एक सेंट्रिफ्यूगल फोर्स होता है जो अर्थ के अट्रैक्शन की वजह से आता है. पर आई एम श्योर अभी भी आपके पास कुछ क्वेश्चंस होंगे. उनमें से एक मेजर क्वेश्चन ये है कि अगर हम देख सकते हैं कि एप्पल अर्थ के अट्रैक्शन की वजह से नीचे गिरता है, तो क्या एप्पल भी अर्थ को अट्रैक्ट करता है? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. और अगर एप्पल अर्थ को अट्रैक्ट करता है तो हमें दिखता क्यों नहीं है कि अर्थ एप्पल की तरफ जा रही है, जैसे कि हम एप्पल को नीचे गिरते हुए देख सकते हैं, पर हम कभी ये तो नहीं देख पाते कि अर्थ एप्पल की तरफ जा रही है. अब हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा था कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. मतलब अगर एप्पल अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है तो अर्थ को भी एप्पल की तरफ अट्रैक्ट करना पड़ेगा, एक फोर्स तो होगा ही. तो उस लॉ के हिसाब से हम कह सकते हैं कि अगर एप्पल अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है तो अर्थ भी एप्पल की तरफ अट्रैक्ट होती है. वैसे ही जो हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो कहता है कि किसी भी फोर्स के लिए, फॉर अ गिवन फोर्स, एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट. जितना ज्यादा मास होगा एक्सेलरेशन उतना कम होगा. तो क्योंकि इन दोनों का रिलेशनशिप इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो हम कह सकते हैं कि जो मास है एप्पल का वो नेग्लिजिबल होता है इन कंपैरिजन टू अर्थ. और इसी वजह से हम अर्थ को कभी एप्पल की तरफ मूव करते हुए नहीं देख पाते, जबकि एप्पल को अर्थ की तरफ मूव करते हुए देख पाते हैं. गेट इट? अब अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम ये कह सकते हैं कि सेम रीजन की वजह से हम कभी भी अर्थ को मून की तरफ जाते हुए नहीं देखते, जबकि उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन तो है, दोनों तरफ से है. यही कॉन्सेप्ट से हम ये कह सकते हैं कि सन के अराउंड जो हमारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं उनके बीच में भी एक फोर्स होता है जिसकी वजह से वो रिवॉल्व कर पाते हैं. नाउ इन सभी फैक्ट से न्यूटन ने कंक्लूड किया कि ना कि अर्थ और एप्पल के बीच में या अर्थ और मून के बीच में या प्लैनेट्स और सन के बीच में ये अट्रैक्शन का लॉ है, बल्कि ऑल ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर. द लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसे आजकल सब कहते हैं. सो ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स, मे बी यू, मी, यू और योर फ्रेंड, यू और योर बुक और योर लैपटॉप और योर मोबाइल, कोई भी चीज, कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. ये जो अट्रैक्शन का लॉ है इसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं. आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है. इट इज नथिंग बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन. वी आर क्लियर विथ व्हाट ग्रेविटेशनल फोर्स इज. अब हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी सर आइजैक न्यूटन ने ही दिया था. एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जब सर आइजैक न्यूटन ने ये लॉ 17th सेंचुरी में दिया था, उस टाइम पे इस लॉ को कोई प्रूव नहीं कर पाया था. पर क्योंकि ये लॉ सर आइजैक न्यूटन ने दिया था, लोगों ने कभी इस पे डाउट भी नहीं किया
क्योंकि न्यूटन हमेशा अपने लॉज को, अपनी थ्योरीज को साइंटिफिक रीजनिंग से बैक करते थे और हमेशा कुछ ना कुछ मैथमेटिक्स से इसे प्रूव करने की कोशिश करते थे। आज की डेट में साइंटिफिक रीजनिंग और मैथमेटिक्स एसेंशियल होते हैं किसी भी अच्छी साइंटिफिक थ्योरी को देने के लिए। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? वो कहता है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स attracts every other object with a force which is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. The force is along the line joining the centers of two objects. ये जो, क्योंकि ये एक लॉ है तो ये जैसा है वैसा हमें इसे याद करना पड़ेगा, पर याद करने से पहले जरूरी है कि हम इस लॉ को समझे भी। नाउ ये लॉ कहता है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में एक दूसरे को एक फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं और वो जो फोर्स होता है वो उन दोनों के मासेस का प्रोडक्ट होता है, प्रोपोर्शनल होता है उनके मासेस के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और ये जो फोर्स होता है इट एक्ट्स अलोंग अ लाइन दैट इज जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू ऑब्जेक्ट। ओके, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि न्यूटन की थ्योरी हमेशा मैथमेटिक्स से बैक्ड होती थी, तो हम भी कुछ फॉर्मूलेस पे वर्कआउट करेंगे। उसके लिए पहले हम लेंगे दो ऑब्जेक्ट्स। मैंने लिए ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी। ऑब्जेक्ट ए का मास इज कैपिटल एम एंड ऑब्जेक्ट बी का मास लिया मैंने स्मॉल एम। नाउ लेट द डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, जो कि स्ट्रेट लाइन होगा जो अभी हमने पढ़ा, वो हम डिनोट करेंगे स्मॉल डी से। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स होगा, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हमने कैपिटल एफ से डिनोट किया। अब हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि दो ऑब्जेक्ट का फोर्स, ऑब्जेक्ट के बीच के फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, दैट वुड बी कैपिटल एम इनटू स्मॉल एम, and inversely proportional to the square of the distance between them, that is f would be proportional to 1 by d square, right? अब इन दो इक्वेशंस की हेल्प से हमें मिल जाता है ये f is proportional to product of the masses of the object by square of the distance between them। अब अगर हमें प्रोपोर्शनलिटी साइन हटानी है तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी देना पड़ेगा। यहाँ पे हम लेंगे कैपिटल G। ये जो कैपिटल G है या फिर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है इस केस में, इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। व्हाट इज कैपिटल G? इट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। फाइनली हमें क्या फॉर्मूला मिलता है? F is equal to capital G into product of the masses of the two objects by square of the distance between them। Okay, अब हम इस इक्वेशन को थोड़ा वर्कआउट करेंगे तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं G को कैसे निकालना है। वी विल गेट G का फॉर्मूला दैट इज फोर्स इनटू डिस्टेंस स्क्वायर बाय प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम SI यूनिट भी पता कर लेते हैं G का। उसके लिए हमें फोर्स, डिस्टेंस और मास का SI यूनिट लेना पड़ेगा। इससे हमें मिल जाता है हमारे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का SI यूनिट, दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय kg स्क्वायर। नाउ अब हमें ये G की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। सिंस इट इज अ कांस्टेंट देयर मस्ट बी सम वैल्यू। तो G की वैल्यू जो है वो हेनरी कैनविश करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने पता की by using sensitive balance। The accepted value of capital G, that is universal gravitational constant, is 6.673 into 10 to power minus 11 Newton meter square by kg square। Okay, you'll have to remember this particular value of the constant। Okay, so remember it, we'll revise it again। The value of universal gravitational constant is 6.673 into 10 to power minus 11 Newton meter square per kg square। Okay, now ये जो लॉ है हमने कहा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये लॉ यूनिवर्सल इन अ सेंस कि ये एप्लीकेबल होता है सभी बॉडीज के लिए, भले वो बॉडीज बड़ी हो या छोटी हो, सेलेस्टियल हो या फिर टेरेस्ट्रियल हो। तो दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल द बॉडीज एंड हेंस इट इज अ यूनिवर्सल लॉ। नाउ इस लॉ का इंपॉर्टेंस क्या है?
It is because of this particular universal law of gravitation we can successfully explain various phenomena जो कि generally unconnected है. जैसे किस वजह से, किस फोर्स की वजह से हम अर्थ पे चल पाते हैं. हाउ आर वी बाउंड टू अर्थ, हम क्यों नहीं ऊपर उड़ते. मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, वो भी हम इस फोर्स से एक्सप्लेन कर पाते हैं, इस लॉ से एक्सप्लेन कर पाते हैं. सॉरी. The motion of planets around the sun and the tides which appear due to the force of the moon and the sun. ये सारे जो फिनोमेना है ये जनरली अनकनेक्टेड है, पर बिकॉज ऑफ दिस लॉ हम इन सबको प्रूव कर सकते हैं. आई एम श्योर यू गॉट दिस कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. We will now forward to another concept that is free fall. Free fall जैसे कि नेम सजेस्ट करता है. चलो इसको समझने के लिए आई विल टेल यू व्हाट टू डू. एक स्टोन लो खाली जगह पे और उसे ऊपर फेंको. हम सब जानते हैं कि अगर हमने स्टोन को ऊपर फेंका थोड़े टाइम बाद वो नीचे आ जाता है, एक हाइट तक जाता है फिर नीचे आ जाता है. पर ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए क्योंकि अर्थ उस स्टोन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. बाय बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स. तो जब भी ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ फॉल करता है अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स अलोन, वी से दैट ऑब्जेक्ट इज इन फ्री फॉल. ठीक है, मतलब जब भी ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ फॉल कर रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स, तब हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में है. ओके. पर अगर ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिर रहा है तो क्या वेलोसिटी में चेंज होगा? ऑफ कोर्स. नीचे की तरफ गिर रहा है तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी में चेंज होता है, पर डायरेक्शन में चेंज नहीं होगा. दैट इज क्वाइट कॉमन. पर ये जो चेंज हो रहा है वेलोसिटी में, ये क्यों हो रहा है? इट इज ड्यू टू द अर्थ अट्रैक्शन और द ग्रेविटेशनल फोर्स. तो कोई भी चेंज अगर वेलोसिटी में है वो एक्सेलरेशन को इन्वॉल्व करता है, ये हम जानते हैं. और ये जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो अर्थ की ग्रेविटी की वजह से हो रहा है, ये भी अभी हमें समझ में आ रहा है. तो ये जो एक्सेलरेशन होता है फ्री फॉल के टाइम पे, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है, इसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. और इसको हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं. ओके. नाउ यूनिट ऑफ स्मॉल जी इज सेम एज दैट ऑफ एक्सेलरेशन, दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नाउ हमें सेकेंड लॉ ऑफ मोशन तो पता ही है, उससे हमने डिराइव भी किया था कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. अब सिंस फ्री फॉल है, एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से हो रहा है जो कि हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, तो हम कन्वीनियंटली F इज इक्वल टू m इंटू जी भी कह सकते हैं, है ना. वेयर m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं. ओके. अब हम ये तो समझ गए हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन या फिर स्मॉल जी जो भी हमने पढ़ा वो क्या होता है. तो अब इसको कैलकुलेट भी करेंगे कि कैसे इसको निकाल सकते हैं, इसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. तो हम वही वाला एग्जांपल अपना कंसीडर करेंगे, दैट इज स्टोन वाला. तो जो स्टोन हमने थ्रो किया था और वो अर्थ की तरफ नीचे गिरा था, सपोज कि उस स्टोन की वैल्यू का मास है स्मॉल m. ठीक है. और अर्थ का मास है कैपिटल M. ओके. नाउ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस स्टोन और अर्थ के बीच में हमें फाइंड आउट करनी है. वो हम कैसे कर सकते हैं ये अभी हम देखेंगे. Now we know that F is equals to G into product of the masses by square of the distance between them, जो कि हमारा लॉ है ग्रेविटेशन का, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. और हमें ये भी पता है कि फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू ग्रेविटी, जो कि अभी अभी हमने पता किया. नाउ सब्स्टिट्यूट करके हम इजीली स्मॉल g दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला पता कर सकते हैं. अगर आप इस फॉर्मूले को केयरफुली देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मास ऑफ द स्टोन से कोई फर्क नहीं पड़ता एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को, है ना. तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द अर्थ, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ. ठीक है. नाउ अगर आपका ऑब्जेक्ट अर्थ में ही है या अर्थ के पास है, तो जो डिस्टेंस है अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में, दैट वुड बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ. ओके. तो हम इजीली d को अर्थ के रेडियस से
रिप्लेस कर सकते हैं इन केस द ऑब्जेक्ट इज ऑन और नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। पर अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ से दूर है उस केस में क्या होगा, है ना। और हमें ये भी हमें पता है कि हमारी जो अर्थ है इट इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, है ना, एक बल्ज है। इट इज ग्रेटर इन डायमीटर इन इट्स इक्वेटर एंड स्मॉलर टुवर्ड्स दी पोल, है ना। ये डिस्टेंस पोल्स की तरफ इसका डिस्टेंस कम है और इक्वेटर से डायमीटर ज्यादा है। तो क्योंकि ये परफेक्ट स्फीयर नहीं है और क्योंकि ये डिफरेंस आता है डिस्टेंस में, इसीलिए अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ से दूर है तो उस केस में हम डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ को कंसीडर करके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड आउट करेंगे। पर अगर ऑब्जेक्ट अर्थ के पास है या अर्थ में ही है तो उस केस में हम रेडियस ऑफ द अर्थ को कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब जैसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का एक वैल्यू है, वैसे ही अब हम फाइंड करेंगे कि हमारा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ है उसकी वैल्यू क्या है या फिर स्मॉल जी की वैल्यू क्या है। तो इसको डिराइव करने के लिए वी नो दैट अभी हमने निकाला कि स्मॉल जी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ द अर्थ बाय रेडियस ऑफ द अर्थ स्क्वायर। अब हम फटाफट इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। We know that universal gravitational constant is 6.7 into 10 to power minus 11 Newton meter square per kg square. Mass of the earth is 6 into 10 to power 24 kilograms and radius of the earth is 6 into 4 into 10 to power 6 meters. इन सबको सब्स्टिट्यूट किया तो हमें मिल जाएगा हमारे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वैल्यू भी आपको ध्यान रखनी होगी। आपके जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे उनमें आप डायरेक्टली इस वैल्यू को यूज कर सकते हो और उसकी हेल्प से आप फॉर्मूलेस की इन फॉर्मूलेस की हेल्प से आप इजीली उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हो। ओके, आई एम श्योर वी आर क्लियर विद ऑल दिस कॉन्सेप्ट हियर। अब हम स्टडी करेंगे कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में अलग अलग ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा होता है या फिर नॉर्मली ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। इसको समझने के लिए एक एक्टिविटी करेंगे। हम लेंगे एक पीस ऑफ पेपर और एक स्टोन, ठीक है। अब हम स्टोन को और पेपर को एक साथ थ्रो करेंगे एक ही डिस्टेंस से। तो हम देखेंगे कि जो स्टोन है वो जल्दी नीचे गिर जाएगा इन कंपैरिजन टू दी पेपर। ऐसा क्यों? वो इसीलिए क्योंकि एयर रेसिस्टेंस ऑफर करता है फ्रिक्शन की वजह से, है ना। ये दोनों ही ऑब्जेक्ट पे ऑब्वियसली ऑफर करेगा। रेसिस्टेंस एयर पेपर को भी ऑफर करता है और रेसिस्टेंस स्टोन को भी ऑफर करता है। पर पेपर पे जो रेसिस्टेंस ऑफर करता है वो स्टोन से ऑब्वियसली कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, जिसकी वजह से पेपर लेट नीचे गिरता है। अगर हम यही एक्सपेरिमेंट को एक ग्लास जार में करते हैं जहां पे एयर नहीं है, विदाउट दी एयर अगर हम ये एक्सपेरिमेंट करेंगे, उस केस में पेपर और स्टोन एक ही रेट पे नीचे फॉल करेंगे। ये वाला कॉन्सेप्ट हमें वही बताता है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड करती। तो भले ऑब्जेक्ट कैसा हो, हॉलो हो, स्मॉल हो, बिग हो, छोटा हो, सॉलिड हो, जैसा भी हो, वो हमेशा एक ही रेट से फॉल होना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट के मास पे तो डिपेंड ही नहीं करता हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये जो कॉन्सेप्ट है इसको प्रूव करने के लिए ऐसा कहा जाता है, एक स्टोरी है कि गैलीलियो ने अलग अलग ऑब्जेक्ट को लीनिंग टावर ऑफ पीसा जो इटली में है उससे गिरा के बताया था, ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए। अब प्रूव हुआ या नहीं वो हमें नहीं पता, पर ये दिस इज अ स्टोरी दैट इज वेरी पॉपुलर हियर। नाउ क्योंकि जी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट नियर द अर्थ, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के जितने भी हमने इक्वेशंस पढ़े थे, है ना, जो 3 इक्वेशंस हमने पढ़े थे, v is equals to u plus at, s is equals to ut plus half at square, v square is equals to u square plus 2as, जो हमने मोशन चैप्टर में कवर किए थे, ये सारे के सारे में अगर हम एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से रिप्लेस कर देंगे, मतलब एक की जगह g कर देंगे, तो भी दे विल वर्क, क्योंकि g अर्थ के पास कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो हमारे जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो हम इजीली with the help of acceleration due to gravity of the earth
से रिप्लेस करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इन इक्वेशंस को अप्लाई करते हैं और एक्सेलरेशन ए को अगर हम जी से रिप्लेस कर देते हैं, तो अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है मतलब वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में है, अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है मतलब वो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है। सो जो कॉन्सेप्ट्स वहां पे अप्लाई हुए थे मोशन की इक्वेशंस के लिए, वही सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई होंगे। जो इक्वेशंस वहां ट्रू होल्ड होती थी वो इक्वेशंस यहाँ पे भी ट्रू होंगी। तो हम इजीली ए को जी से रिप्लेस करके ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को वर्कआउट कर सकते हैं। ओके, आई एम श्योर कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। आगे के जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। So as of now, thank you very much for watching this video. I am hopeful that I could help you in some way or the other in understanding the concepts of gravitation. I will upload a next video for this topic. I'll cover the remaining concepts in that video. You can comment your feedback, your suggestion in the comment section here. You can also write to me on learningsutras@gmail.com. You will find the solution to the problems and the notes of gravitation on my blogging website, that is www.learningsutras.net. You can visit this website to find out the notes and solution to problems of other chapters that I have uploaded earlier. Please do like, comment and share. Also subscribe to my channel to never miss any update. I'll be uploading more videos very soon. Until then, thank you so much. Take very good care of yourself. Bye bye.